हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं सब? यस, बढ़िया। हालचाल ठीक? चलिए, दैट्स ग्रेट। सो वेलकम टू द क्लास एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम, लेक्चर 8 है ये हमारा, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट बेसिकली हम कॉर्डेट्स में अब वर्टिब्रेटा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें अपन साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे। यस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। उससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में बेटा क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अबाउट हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, आप यहाँ पे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ, ताकि लास्ट में जब मैं क्वेश्चंस पूछूं तब आप उसका करेक्ट आंसर दे सके। ओके, तो हेमिकॉर्डेटा में हमने क्या देखा था? इसको हम योजक कड़ी मानते हैं नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच में। ठीक है, पहले इसको कॉर्डेटा के अंदर ही पढ़ा जाता था, क्योंकि इसके जो मुख गुहा में एक छड़नुमा संरचना जो मिलती है उसको पहले नोटोकॉर्ड समझा जाता था। पर अब पता चला है कि वो नोटोकॉर्ड नहीं है। अब साइंटिस्ट ने क्या बोला, ये नोटोकॉर्ड नहीं है, नोटोकॉर्ड जैसी संरचना है, और उसको हम बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड। ठीक है, या फिर पक्कल डाइवर्टिक्यूलम। इसलिए अब इसको कॉर्डेट्स में से निकाल दिया गया है और नॉन कॉर्डेट्स के अंदर ही अलग से एक फाइलम बना दिया है हेमिकॉर्डेटा, जिसके अंदर हम इनको पढ़ते हैं। ठीक है, अब जो हेमिकॉर्डेटा के सदस्य होते हैं उनमें क्या होता है बेटा? उनकी संरचना अगर आप देखो तो उनमें एक होती है प्रोबोसिस, एक होता है कॉलर, और एक होती है उनकी ट्रंक। ठीक है, इस तरीके की इनकी संरचना होती है। तो एक आपको दिखाई देता है इसमें प्रोबोसिस, एक है इसमें कॉलर और ट्रंक। याद है आपको, मैंने ये बताया था आपको। अब बाकी अगर हम सामान्य लक्षणों की बात करें जो हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमने पढ़े हुए हैं, तो आप ऑर्गन सिस्टम लेवल से शुरू करो। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ट्रू सीलोमेट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलेटरल सिमेट्री है। ट्रू सीलोमेट है तो कैसी सीलोम है? एंट्रोसील है। ये ड्यूटरोस्टोम्स हैं, ठीक है, इनमें गुदा पहले बनती है। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या देखा था कि इनके अंदर आपको सेगमेंटेशन मिलेगा। क्या सेगमेंटेशन आपको इनके अंदर नहीं मिलेगा? मेटामेरिक सेगमेंटेशन, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, ये हेमिकॉर्डेटा है, इनमें आपको सेगमेंटेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखें तो इनके अंदर होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा आपको। आहार नाल कंप्लीट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप नॉर्मली उसी जो चीज़ें अपन ने पढ़ी है उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं। उसके अलावा जो चीज़ है वो संरचना है इसकी, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक। उत्सर्जन के लिए इसमें एक ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड। ठीक है, ये इसमें उत्सर्जन में हेल्प करता है। ठीक है, और श्वसन के लिए इनमें होते हैं गिल्स। ठीक है, तो ये है बेसिकली हेमिकॉर्डेट्स। इनमें जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है। तो इसका लार्वा का नाम अपन ने देखा था, लार्वा का नाम होता है टॉर्नेरिया लार्वा। ठीक है, इनके लार्वा का क्या नाम है बेटा? टॉर्नेरिया लार्वा। तो ये हैं हेमिकॉर्डेट्स। अब हेमिकॉर्डेट्स के बाद अब आता है फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा जो है उसमें अगेन पहले सामान्य लक्षण अगर अपन देख लें, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ट्रू सीलोम, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, ट्रू सीलोम कैसी? एंट्रोसीलोमेट, अगेन ये भी ड्यूटेरोस्टोम्स हैं। ओके, उसके बाद अपन ने क्या देखा? सेगमेंटेशन, यस, कॉर्डेट्स में आपको मिलेगा। ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, आहार नाल कंप्लीट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है, दैट इज ओके, और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। ये सारी चीजें तो सामान्य लक्षण हो गए इनके। ठीक है, फिर अपन ने देखा था 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, फंडामेंटल बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको इनमें देखने को मिलेंगे, फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेटा, जो अगर किसी जीव में प्रेजेंट हैं तभी वो कॉर्डेट है, नहीं तो वो कॉर्डेट नहीं है। ये इनके आधारभूत कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सिर्फ कॉर्डेटा में ही मिलने चाहिए। ठीक है, और ये किसी भी अवस्था में प्रेजेंट हो सकते हैं, भ्रूण अवस्था में, लार्वा अवस्था में, वयस्क अवस्था में, किसी भी अवस्था में हो, पर होने चाहिए। ठीक है, तभी आप उसको कॉर्डेट बोलोगे। तो कौन से 4 ऐसे आधारभूत लक्षण थे बेटा? फर्स्ट हमने देखा था पृष्ठ रज्जु का होना, दैट इज नोटोकॉर्ड होती है इनके अंदर। ठीक है, याद है आपको, मैंने बताया था आपको कि आहार नाल जो है उसकी पृष्ठ सतह पर आपको छड़नुमा संरचना देखने को मिलेगी जो मीजोडर्मल है ओरिजिन में, और इसको हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं। मेनली ये एक अंतः कंकाल की तरह एक्ट कर रहा है, सपोर्ट देता है बॉडी को।
ठीक है। फिर सेकंड चीज क्या होती है? सेकंड चीज होती है इनमें पृष्ठीय, दैट इज डॉर्सल, ठीक है, एकल, दैट इज सिंगल, खोखला, ठीक है, हॉलो। तो डॉर्सल, हॉलो, सिंगल, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आपको इनमें देखने को मिलता है, या तंत्रिका रज्जु आपको देखने को इनमें मिलेगी। नर्व कॉर्ड या तंत्रिका तंत्र जो है इनका ऐसा होता है पृष्ठीय, एकल, खोखला, ठीक है। वेरेज अपन ने नॉन कॉर्डेट्स में क्या देखा था? उनमें होता है अधर, अधरीय, ठीक है, और कैसा होगा? ठोस होगा और दोहरा होगा, पर इनके अंदर पृष्ठीय, एकल और खोखला होगा, ठीक है। तीसरी चीज अपन ने क्या देखी थी? इनके अंदर क्या होगा? ग्रसनीय क्लोम दरारें, है ना, पेड, युग्मित ग्रसनीय क्लोम दरारें, दैट इज गिल क्लेफ्ट्स, है ना। तो बेसिकली पेड फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट्स आपको इनमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद चौथी चीज हमने देखा था पश्च गुदीय पूंछ का होना, दैट इज पोस्ट एनल टेल का होना, ठीक है। ये तीन एनसीईआरटी में आपके दे रखे हैं, चौथे को अब इन्होंने नहीं बता रखा आधारभूत लक्षण। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपके आता है कि कौन सा, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं और कौन सा इनमें आधारभूत फंडामेंटल लक्षण नहीं है, तो आप इसी को ही मार्क करोगे, ठीक है, पश्च को दिए पूंछ को। समझ में आया आपको? ग्रेट। अब ये है चार आधारभूत लक्षण जो होने चाहिए किसी भी जीव में, ताकि हम उसको कॉर्डेट बोल सकें। अदरवाइज वो क्या है? वो नॉन कॉर्डेट है, ठीक है। समझ में आया आपको? युग्मित ग्रसनीय क्लोम दरारें जो होती हैं कई जीवों में ये सिर्फ भ्रूण अवस्था में आपको मिलेंगी, बाद में ये खत्म हो जाती है, विलुप्त हो जाती हैं, पर जो पानी में रहने वाले जीव हैं उनमें ये रहेगी इन द फॉर्म ऑफ गिल्स, ठीक है। एक और डिफरेंस है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में, वो है हार्ट का पोजीशन, है ना। हार्ट हमारे अंदर कैसा होता है? वेंट्रल, ठीक है। कॉर्डेट्स, हम भी कॉर्डेट है ना, तो हमसे याद रखो आप। तो हमारे अंदर हार्ट वेंट्रल है, ये हमारी वेंट्रल सरफेस है, हार्ट वेंट्रली लोकेटेड है। वेरेज नॉन कॉर्डेट्स में ये पृष्ठीय, डॉर्सल होता है। तो नॉन कॉर्डेट्स में जो हार्ट होता है वो कैसा होता है? डॉर्सल हार्ट होता है नॉन कॉर्डेट्स में, ठीक है। वेरेज कॉर्डेट्स में आपको कैसा मिलेगा? वेंट्रल हार्ट मिलेगा। तो यही डिफरेंसेस हैं बेसिकली कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में, कि नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड नहीं होगी, ठीक है। तंत्रिका रज्जु कैसी होगी? अधरीय, यस बोलो, आप भी बोलो, ठीक है, अधरीय, दोहरी और ठोस होगी, ठीक है। युग्मित ग्रसनीय क्लोम दरारें उनमें नहीं होंगी, पश्चगुदीय पूंछ उनमें नहीं होगी, ठीक है। और हार्ट कैसा होगा? नॉन कॉर्डेट्स में डॉर्सल होगा। यही डिफरेंसेस आपको कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में देखने को मिलते हैं। समझ में आया बेटा? यस, ग्रेट। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि जो कॉर्डेट है, फाइलम कॉर्डेटा, उसको अपन तीन सब फाइलम में डिवाइड करते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, इनको हम एक ही पर्टिकुलर ग्रुप में रख रहे हैं, जिसको हम प्रोटोकॉर्डेटा बोल रहे हैं। प्रिमिटिव कॉर्डेट्स, आदिम कॉर्डेट्स इनके अंदर आते हैं। प्रोटोकॉर्डेटा सब समुद्री होते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था संपूर्ण समुद्री जीवों के कौन कौन से फाइलम है जो सिर्फ आपको समुद्र में मिलेंगे, ये याद रखना क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। तो संपूर्ण समुद्री होते हैं, एक तो टीनोफोरा, ठीक है, एक होता है आपका इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, एक होता है आपका हेमिकॉर्डेटा और एक होता है आपका प्रोटोकॉर्डेटा। तो ये जो है ये संपूर्ण समुद्री होते हैं, ठीक है। अब प्रोटोकॉर्डेट्स में अपन ने देखा यूरोकॉर्डेट है, सिफेलोकॉर्डेट है, क्या डिफरेंस है इनमें? देखो, यूरोकॉर्डेट अपन ने देखा था, इसको और क्या बोलते हैं बेटा? यूरोकॉर्डेटा को हम ट्यूनिकेटा भी बोलेंगे, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेटा जो है इसको अपन एक रेनिएटा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो वर्टिब्रेटा होता है, मैंने क्या बताया आपको? तीन सब फाइलम है ना, तीन सब फाइलम मैंने आपको बताया, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है, और मैंने आपको बताया वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में क्या होता है बेटा? वर्टिब्रेटा में जो नोटोकॉर्ड है वो भ्रूणीय अवस्था में ही होती है। जब जन्म होता है तो ये जो नोटोकॉर्ड है वो किस में रूपांतरित हो जाती है? कशेरुक दंड में, ठीक है। तो कशेरुक दंड, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, और कपाल,
दैट इज क्रेनियम, ये आपको इनमें देखने को मिलता है वर्टिब्रेटा में, पर इन दोनों में ये नहीं देखने को मिलेगा बिकॉज इनके अंदर नोटोकॉर्ड के फॉर्म में ही रहती है। ठीक है, ये वर्टिब्रल कॉलम में चेंज नहीं होती है, तो आपको इनमें ये कपाल और कशेरुक दंड आपको इनमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी वजह से प्रोटोक्रोडेटा को हम एक्रेनिएटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रेनिएटा। क्रेनियम नहीं है, इनके अंदर क्रेनियम है तो इसको अपन बोलेंगे क्रेनिएटा, वर्टिब्रेटा या फिर क्रेनिएटा। ठीक है, चलिए अब अपन यूरोकॉर्डेट्स देख लेते हैं। यूरोकॉर्डेटा को एक और नाम देते हैं अपन और वो है ट्यूनिकेटा। क्यों ट्यूनिकेटा क्यों बोलते हैं इनको बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में, ट्यूनिकेटा क्यों बोलते हैं? यस, देखिए बैग लाइक थैली जैसी संरचना होती है और इनके ऊपर एक कवरिंग होती है, आवरण होता है किसका? ट्यूनिसन नामक पदार्थ का। तो ट्यूनिसन नामक पदार्थ एक आवरण बनाता है इनके ऊपर, दैट्स वाई इसको ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं अपन। ठीक है, समझ में आया आपको? मैंने आपको संरचना कुछ इस तरीके से दिखाई थी इसकी, याद हो तो आपको। ठीक है, और इसके ऊपर आवरण है ट्यूनिकेटा। अब ये जो है इसका वयस्क है जो कि कैसा है? स्थानबद्ध है। ठीक है, वेरेस इसका जो लार्वा होता है ये फ्री स्विमिंग होता है, मुक्त तैराक होता है ना। और जो यूरोकॉर्डेटा है उसमें जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ लार्वा की पूंछ के अंदर मिलती है। नोटोकॉर्ड जो है वो सिर्फ आपको लार्वा की पूंछ में मिलेगी, फिर बाद में कायांतरण के टाइम ये पूंछ हट जाती है तो वयस्क के अंदर आपको नोटोकॉर्ड नहीं मिलती है। तो इनका जो लार्वा है उसमें आपको कॉर्डेट के कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे कॉर्डेट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, पर वयस्क में सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है कॉर्डेट का। बताइए कौन सा? वयस्क में सिर्फ हमको एक कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है कॉर्डेट का, कौन सा बताइए जल्दी से? यस, वो है युग्मित रसनी फ्लोम दरारें। ठीक है, पैड फेरेंजियल गिल्ड स्लिट्स आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए बहुत ज्यादा ये बल्कि नॉन कॉर्डेट जैसा दिखता है, इसीलिए क्योंकि लार्वा में आपको ज्यादा कॉर्डेट के गुण मिल रहे हैं वयस्क से। तो क्या, किस तरीके का मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं अपन इसको? किस तरीके का कायांतरण बोलते हैं अपन इसको? प्रतिगामी कायांतरण, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। क्यों? क्योंकि लार्वा ज्यादा डेवलप्ड है इन कंपैरिजन टू अडल्ट। ठीक है, अगर लार्वा ज्यादा डेवलप्ड होता है, ठीक है, और जो वयस्क है, जो अडल्ट है, वो लेस डेवलप्ड होता है, तो इस तरीके की मेटामॉर्फोसिस रेट्रोग्रेसिव। ठीक है, और अगर लार्वा कम डेवलप्ड है, वयस्क ज्यादा डेवलप्ड है, तो इस तरीके की मेटामॉर्फोसिस होगी प्रोग्रेसिव, प्रगामी। ठीक है, कायांतरण, वेरेज ये होगी रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो इनके अंदर आपको रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, प्रतिगामी कायांतरण देखने को मिल रहा है क्योंकि लार्वा जो था उसमें ज्यादा कॉर्डेट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन कंपैरिजन टू वयस्क। वयस्क ज्यादा नॉन कॉर्डेट जैसा दिखता है बल्कि। ठीक है, इसलिए ये ज्यादा डेवलप्ड है, ये कम डेवलप्ड है, तो ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हुआ। समझ में आया बेटा? ये है यूरोकॉर्डेटा के बारे में मेन चीज। ओके, ठीक है, अब इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम आपको ओपन मिलता है, अगेन एक्सेप्शन, क्योंकि कॉर्डेट्स में वैसे क्लोज्ड होता है, पर इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको मिलेगा। उत्सर्जन के लिए इनमें होता है पाइलोरिक ग्लैंड या फिर न्यूरल ग्लैंड। ठीक है, ये इनमें उत्सर्जन के लिए होता है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, इनमें एक संरचना होती है जिसको अपन बोलते हैं एंडोस्टाइल। क्या काम होता है एंडोस्टाइल का बताइए? ये समुद्र के पानी से इनको आयोडीन ग्रहण करने में हेल्प करती है, जैसे थायराइड हमारे बॉडी में करता है, ऐसे इनकी बॉडी में एंडोस्टाइल। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें अपने को इसके बारे में याद रखनी है यूरोकॉर्डेटा के बारे में। फिर हम नेक्स्ट आते हैं सिफेलोकॉर्डेटा पे। सिफेलोकॉर्डेटा जो होता है वो मछली जैसा लगता है। ओके, यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल्स हमने नहीं देखे। यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल्स है हमारे एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम, हर्डमेनिया। ठीक है, वेरेज आप हेमिकॉर्डेटा के एग्जाम्पल बैलेनोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस।
ठीक है, अब हम आते हैं सिफेलोकॉर्डेटा पे। सिफेलोकॉर्डेटा बहुत ज़्यादा मछली जैसा लगता है, ठीक है, इस तरीके से कुछ होता है, और इसमें नोटोकॉर्ड अग्र सिरे से पश्च सिरे तक प्रेजेंट होती है बॉडी के, ठीक है, और जीवन पर्यंत होती है, ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ होती है, भ्रूण, लार्वा, ठीक है, और बेसिकली भ्रूण अवस्था में भी होगी, वयस्क अवस्था में भी, आपको लार्वा अवस्था में भी ये मिलेगा सिफेलोकॉर्डेटा में, ठीक है। तो आपको नोटोकॉर्ड हर टाइम मिलेगी। तो ये प्रथम पूर्ण कॉर्डेट्स हैं। प्रथम पूर्ण कॉर्डेट हम किसको बोलते हैं? सिफेलोकॉर्डेटा को बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर कॉर्डेट के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जीवन पर्यंत देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, समझ में आया आपको? ना सिफेलोकॉर्डेट्स जो हैं उनके अंदर आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। एक्सक्रीशन के लिए इनके अंदर होता है प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है, और एक स्पेशल संरचना मैंने इनके अंदर भी आपको बताई थी, वो थी व्हील ऑर्गन, जिसको मुलर का सीलियरी अंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर सीलिया होती है और ये भोजन ग्रहण करने में इनको हेल्प करते हैं। सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है आपका एम्फियोक्सिस, ठीक है, ब्रैंकियोस्टोमा, सी लैंसलेट, ठीक है, एक ही प्राणी के नाम है ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये है आपका एम्फियोक्सिस सिफेलोकॉर्डेटा, प्रथम पूर्ण कॉर्डेट। ओके, तो ये हमारा बेसिकली जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो सब कुछ है, ठीक है। अब आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे और ये लेक्चर 8 है और हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेटा के बारे में, ठीक है। नाउ सब फाइलम वर्टिब्रेटा, जिसको अपन क्रेनिएटा भी बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें क्या होता है, जो नोटोकॉर्ड है वो जन्म के बाद बेसिकली, भ्रूणीय अवस्था में तो आपको नोटोकॉर्ड मिलेगा, पर जन्म के बाद आपको क्या होता है, ये कशेरुक दंड में परिवर्तित हो जाती है। वो कशेरुक दंड कार्टिलेजिनस हो सकता है या बोनी हो सकता है, ठीक है, उपास्थल हो सकता है या अस्थिल हो सकता है, ठीक है, पर ये चेंज हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में, तो तभी इनको हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। तो वयस्क अवस्था में पृष्ठ रज्जु जो है अस्थिल अथवा उपास्थल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। तो सभी वर्टिब्रेट्स जो हैं वो कॉर्डेट हैं, ठीक है, पर सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते। ये सेंटेंस आपको समझ में आता होगा कि सभी वर्टिब्रेट्स तो कॉर्डेट हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें नोटोकॉर्ड थी जो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो गई, तो सभी वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट हैं, पर सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं है। क्यों? क्योंकि यूरोकॉर्डेट सिफेलोकॉर्डेट भी तो है जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, तो वो वर्टिब्रेट्स नहीं है, ठीक है, तो सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं है, ठीक है, ग्रेट। नाउ वर्टिब्रेटा को जब हम डिवाइड करते हैं, हम वर्टिब्रेटा का डिवीजन देख लेते हैं। तो वर्टिब्रेटा को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि जबड़ा है या नहीं है, ठीक है, जबड़ा जबड़ा है या नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप इसको बोलते हो एग्नेथा, ठीक है, एग्नेथा मतलब जबड़ा एब्सेंट है, नहीं है, ठीक है। और अगर है तो आप इसको बोलते हो ग्नेथोस्टोमेटा, ठीक है, इसमें हो गया जबड़ा प्रेजेंट, ठीक है। तो एग्नेथा में एक क्लास आती है आपकी साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, क्लास साइक्लोस्टोमेटा हम इसके अंदर पढ़ते हैं। फिर ग्नेथोस्टोमेटा को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गमन के लिए इनमें क्या प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे पाइसेस है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? फिन्स, फिशेस। पाइसेस क्या है? पाइसेस क्लास है जिसमें सारी फिश आती हैं, ठीक है, तो उनके अंदर गमन के लिए होते हैं फिन्स। अगर किसी के अंदर गमन के लिए लिम्स हैं, ठीक है, तो हम उनको रखेंगे टेट्रापोडा में, ठीक है। टेट्रा मतलब चार, तो हमारी चार लिम्स होती हैं, फोर लिम्स, दो फोर लिम्स, दो हाइंड लिम्स, दो हैंड्स, दो लेग्स, ठीक है, तो चार चार लिम्स हो गई टोटल, तो ये इसलिए टेट्रापोडा, ठीक है। पाइसेस को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्केलेटन, है ना, अंतः कंकाल कैसा है। अगर कार्टिलेजिनस है तो आप इसको बोलते हो कॉन्ड्रिक्थिस, ठीक है, और अगर ये बोनी है तो ऑस्टिक्थिस, ठीक है। तो दो तरीके की फिशेस हो सकती हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस, बोनी फिशेस। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है कॉन्ड्रिक्थिस,
अगर बोनी एंडोस्केलेटन है, अंतःकंकाल है, तो ऑस्टिक्टिस। टेट्रापोडा में आपके आ जाएंगे एम्फीबियंस, ठीक है, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, ये सब टेट्रापोडा में आ जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आपका वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। ये है अंतःकंकाल के बेसिस पे, ठीक है, कार्टिलेजिनस फिशेस हैं या बोनी फिशेस हैं, ठीक है, समझ में आया आपको। तो हमारे पास 6 क्लासेस में हमने वर्टिब्रेटा को डिवाइड किया। फर्स्ट क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, सेकंड क्लास आपकी क्या हो गई, बाइसिस, थर्ड क्लास हो गई आपकी एम्फीबियन, फिर रेप्टाइल, फिर एव्स और फिर मैमल्स। तो टोटल 6 क्लासेस हैं जिसमें वर्टिब्रेटा डिवाइडेड है, ठीक है। तो सबसे पहले जबड़े की प्रेजेंस के ऊपर, एब्सेंट है तो एग्नेथा, प्रेजेंट है तो ग्नैथोस्टोमेटा। एग्नेथा में हमने एक क्लास रखी है साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। फिर हम आते हैं ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा मतलब जबड़ा प्रेजेंट है, ठीक है। फिर हम इसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गमन के लिए क्या प्रेजेंट है उनके अंदर ना, चलने के लिए, मोशन के लिए, मूवमेंट के लिए क्या प्रेजेंट है। अगर फिन से ये मूवमेंट करते हैं तो ये पाइसेस हैं, मछलियां हैं, जिनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कॉन्ड्रिक्टिस और ऑस्टिक्टिस में, ठीक है। और अगर इनमें लिम्स है, ठीक है, 4 लिम्स, हाइंड लिम्स हैं, तो आप इनको 4 क्लासेस में डिवाइड करते हो, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, ठीक है। तो ये है वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले अपन एग्नेथा पढ़ेंगे, ठीक है, दैट इज जबड़े रहित कशेरुकी जो है, ठीक है, जिनमें जबड़ा नहीं है। और उसमें जैसे मैंने आपको बताया आपका क्लास आता है साइक्लोस्टोमेटा, जिसको आप चक्रमुखा भी बोलते हो, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा, इसका नाम ऐसा कैसे आया, बिकॉज इसका जो मुंह है, इसका जो माउथ है वो कैसा है, वर्तुल है, सर्क्यूलर है और चूषक तरीके का है, सकिंग है। ये दिख रहा है आपको, ये साइक्लोस्टोमेटा का माउथ है, दिख रहा है आपको, सर्क्यूलर है और ये चूषक ऐसे सक कर लेता है ब्लड, है ना। ये बाह्य परजीवी होते हैं जनरली। तो ये जो होस्ट है जिसके ऊपर ये चिपक जाते हैं, जिस मछली के गिल्स पे चिपके रहते हैं और वहां से ये ब्लड सक करते रहते हैं। तो इनका जो मुंह है वो कैसा होता है, मुख कैसा होता है इनका, वर्तुल और चूषक जैसा होता है, ठीक है, दैट इज सर्क्यूलर है एंड सकिंग टाइप है, ठीक है। इसलिए इनको साइक्लोस्टोमेटा, सर्क्यूलर मुंह वाला, स्टोमा मींस माउथ, ओके, इसी से इनका नाम आता है साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। ये जबड़े रहित मछलियां हैं, जॉलेस फिशेस हैं, इनमें जॉज नहीं होते हैं। इनको फॉल्स फिशेस भी कहते हैं, आभासी मछलियां भी कहते हैं। फॉल्स फिश क्यों है ये, फॉल्स फिश क्यों है, देखिए कोई फिश को ट्रू फिश होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, अगर कोई फिश ट्रू फिश है तो उसके अंदर आपको मिलने चाहिए पेयर्ड फिन्स, ठीक है, और स्केल्स, ठीक है, शल्क होने चाहिए उसके ऊपर, ठीक है, पेयर्ड फिन्स होने चाहिए और स्केल्स होने चाहिए। ये दोनों चीजें आपको साइक्लोस्टोमेटा में नहीं मिलती हैं, ये दोनों ही एब्सेंट हैं साइक्लोस्टोमेटा में, दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं फॉल्स फिश, ठीक है। समझ में आया आपको। देखिए फिन्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं बेटा। अगर हम फिन्स की बात करें, फिन्स 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं पेड, दैट इज युग्मित फिन्स होते हैं, और एक होते हैं अनपेड फिन्स, अयुग्मित फिन्स, ठीक है। पेड फिन्स, अनपेड फिन्स। मान लीजिए ये एक मछली है, ठीक है, मछली के जो लेटरल सरफेस पे, पार्श्व सरफेस पे, पार्श्व सतह पर जो फिन्स होते हैं वो पेड होते हैं, ठीक है। आगे की तरफ पेक्टोरल, पीछे की तरफ पेल्विक, ठीक है। ये इसकी पृष्ठ सतह है, इस पर एक फिन होता है मिड डॉर्सल फिन, ये एक ही होगा। ये इसकी वेंट्रल सतह है, यहाँ पे एक फिन होता है जिसको वेंट्रल एनल फिन बोलते हैं, ये भी एक ही होगा। और पीछे की तरफ एक फिन होता है जिसको कॉर्डल फिन बोलते हैं, वो एक ही होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको एक मछली बना के दिखाती हूँ, जैसे ये एक मछली है, ठीक है, ओके। अब इस मछली के अंदर ये इसकी लेटरल सरफेस है, ये इसकी पार्श्व सतह है,
इसके ऊपर जो फिन्स होंगे वो कैसे होंगे, युग्मित होंगे, पेयर्ड होंगे। आगे वाले पेक्टोरल, ठीक है, ये पेक्टोरल, पीछे वाले पेल्विक। समझ में आया? ठीक है, पार्श्व सतह पर जो होंगे वो पेयर्ड होंगे। फिर एक होगा जो इसकी डॉर्सल सरफेस पे होगा यहाँ, जिसको अपन बोलते हैं मिड डॉर्सल फिन, ये एक ही होगा, अयुग्मित होगा। फिर यहाँ पे इनकी एनस होती है, इसके यहाँ पे भी एक फिन होता है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं वेंट्रल एनल फिन, ये भी एक ही होगा। और ये होती है एक इनका टेल, ठीक है, जिसमें है कॉर्डल फिन, टेन फिन, ठीक है। तो ये अयुग्मित होते हैं। तो मछलियों में आपको दो तरीके के फिन्स मिलेंगे, पेयर्ड और अनपेयर्ड। जो पृष्ठ सतह पे होते हैं वो युग्मित होते हैं, जिसमें है पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन्स, ठीक है। अयुग्मित जो होते हैं वो इनकी डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस, पृष्ठ और अधर तल पर आपको मिलेंगे। पृष्ठ तल पर आपको मिल गया मिड डॉर्सल फिन, ठीक है, अधर तल पे आपको मिल गया वेंट्रल एनल फिन, ठीक है, और एक होती है इनकी टेल फिन, दैट इज कॉर्डल फिन, ठीक है। ये सारे जो हैं ये अयुग्मित हैं। तो ये जो अयुग्मित फिन्स है ये तो आपको साइक्लोस्टोमेटा में मिलते हैं, ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा में आपको अयुग्मित फिन्स मिलेंगे, अनपेयर्ड फिन्स मिलेंगे। पर जो युग्मित फिन्स है, पेयर्ड फिन्स हैं, वो इनके अंदर आपको नहीं मिलते हैं, इसलिए ये ट्रू फिश नहीं है, ये फॉल्स फिश हैं। इनमें स्केल्स भी नहीं होते हैं, ठीक है। फिशेस में जनरली स्केल्स होते हैं जो मीजोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, पर इनके अंदर आपको स्केल्स भी नहीं मिलेंगे। समझ में आया? तो ये फॉल्स फिश है। आई होप एवरीबडी इज गेटिंग, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, फिन्स दो तरीके के, पेयर्ड और अनपेयर्ड। लेटरल सरफेस पे पेयर्ड फिन्स, डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस पे अनपेयर्ड फिन्स होते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो इनमें पेयर्ड फिन्स और स्केल्स दोनों ही प्रेजेंट नहीं है, तो ये फॉल्स फिशेस है। ये मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं, है ना, ये कुछ मछलियों पे ऐसे चिपक जाते हैं उनके गिल्स पे जाके, ठीक है, परजीवी की तरह है, खून चूसते हैं उनका, ठीक है, उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। इनमें 6 से 15 जोड़ी क्लोम दरारें उपस्थित होती है। तो बेसिकली श्वसन के लिए इनमें 6 से 15 जोड़ी आपको गिल क्लेफ्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जो इनमें श्वसन के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कपाल एवं कशेरुक दंड उपास्थल कार्टिलेजिनस होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें बोन्स भी नहीं होती है, ठीक है, तो इनमें अस्थियां नहीं होती है, ठीक है, बोन्स नहीं है। तो जो अब वर्टिब्रेटा है तो कशेरुक दंड तो होगा, कपाल भी होगा, पर वो अस्थि वाला नहीं होगा, वो उपास्थल होगा, कार्टिलेजिनस होगा। समझ में आया? तो कपाल एवं कशेरुक दंड कैसा होगा? उपास्थल होगा, क्योंकि बोन्स इनके अंदर नहीं होती है। तो क्या क्या नहीं होता इनके अंदर? बोन्स नहीं होती, इनके अंदर जबड़े नहीं होते, इनके अंदर पैड फिन्स नहीं होते, और इनके अंदर स्केल्स नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें संतुलन संवेदक स्टैटो रिसेप्टर, बेसिकली जो इनका इनर ईयर है ना, जो इनका आंतरिक कर्ण होता है, ठीक है, वो बेसिकली एक स्टैटो रिसेप्टर की तरह काम करता है, बैलेंस मेंटेन करने में काम करता है। जैसे हमारे अंदर जो इनर ईयर है हमारे पास, उस इनर ईयर में आपको पता है सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं, है ना, अर्धवृत्ताकार, बेसिकली ये जो नलिकाएं होती हैं हमारे अंदर 3 होती हैं, इनके अंदर सिर्फ 1 या 2 होती है, ठीक है। और ये किस काम में आती है? बैलेंस मेंटेन रखने में, है ना। अपने अंदर भी तो यही काम करती है सेमी सर्कुलर कैनाल्स। तो इनके अंदर जो ये जो अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो होती हैं आंतरिक कर्ण में, इनर ईयर में, है ना, अंतःकर्ण में, इनर ईयर में ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं या फिर अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती हैं, कितनी होती हैं इनके अंदर? 1 या 2, ठीक है। हमारे अंदर 3 होती हैं, है ना, पर इनके अंदर 1 या 2 होती है। और ये बेसिकली इनका जो कान है वो किसके लिए काम में आ रहा है? ये इनर ईयर इनका बेसिकली बैलेंस मेंटेन करने में, ठीक है। वृक्क जो है इनका, जो किडनी है, वो प्रोनेफ्रिक या मीजोनेफ्रिक प्रकार की होती है, ठीक है। प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक आगे मैं आपको बताऊंगी,
ठीक है। जंतु कैसे हैं? एक लिंगी होते हैं, डायोशियस होते हैं, निषेचन इनका एक्सटर्नल होता है। ठीक है। पेट्रोमाइजोन जो इसका एग्जाम्पल है, उसमें एक लार्वा प्रेजेंट होता है जिसको एमोसीट लार्वा। तो इसके कुछ जो सदस्य है उनमें अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट है, कुछ में प्रत्यक्ष। ठीक है। तो ये जो पेट्रोमाइजोन है उसमें आपको लार्वा मिलता है और उस लार्वा का नाम है एमोसीट लार्वा। ठीक है बेटा, एमोसीट लार्वा इनका लार्वा का नाम होता है। ओके। तो ये है मेन चीजें जो आपको साइक्लोस्टोमेटा के बारे में याद रखना है। ओके, गॉट इट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। उदाहरण इसके पेट्रोमाइजोन, जिसको हम लैम्प्रे भी बोलते हैं। ये दोनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी पूछे जाते हैं। ठीक है। पेट्रोमाइजोन या लैम्प्रे, इसमें क्या होता है, ये वैसे तो समुद्र में रहती हैं, पर जब इनको जनन करना होता है तो ये कहाँ जाती है, ये माइग्रेट करती हैं किस तरफ, स्वच्छ जल की तरफ। ठीक है। वहां जाके ये जनन करती हैं, फिर जो अंडे होते हैं उनमें से लार्वा निकलता है, फिर कायांतरण के पश्चात ये वापस समुद्र में ही आ जाते हैं। ठीक है। तो ये माइग्रेशन शो करती हैं, प्रवास शो करती हैं। ओके। तो वैसे समुद्री हैं, पर जनन के लिए ये स्वच्छ जल में जाती हैं, फिर वहां से जो लार्वा है वो कायांतरण के बाद वापस से समुद्र में ही आ जाता है। ओके। ये आपको पेट्रोमाइजोन या लैम्प्रे में देखने को मिलता है। और जैसे अभी अपन ने देखा था, इनके लार्वा का नाम है एमोसीट लार्वा। ठीक है। मिक्सीन या फिर हैगफिश बोलते हैं अपन इसको, या चुड़ैल मछली। ठीक है। चुड़ैल मछली क्यों बोल रहे, क्योंकि जो इसका ये है हैगफिश। हैगफिश के मुंह पे ना बहुत ज्यादा बूढ़ी औरत की तरह ना बहुत झुर्रियां झुर्रियां सी दिखाई देती हैं। ठीक है। इस वजह से इसको चुड़ैल मछली भी बोलते हैं, हैगफिश बोलते हैं। ठीक है। या मिक्सीन इसका नाम है। ये जो हैगफिश है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता जैसे पेट्रोमाइजोन में। ठीक है। हैगफिश या मिक्सीन जो है ये टोटली समुद्री है, समुद्र में ही रहती है, ये प्रवास नहीं करती, नो माइग्रेशन। ठीक है। इसमें लार्वा भी नहीं होता है, इसका डेवलपमेंट प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष डेवलपमेंट है इसके अंदर। ठीक है। तो मिक्सीन या हैगफिश में प्रत्यक्ष डेवलपमेंट है, ये समुद्र में ही रहती है। फिर इस पेट्रोमाइजोन या लैम्प्रे जो है, ठीक है, इसमें आपको एमोसीट लार्वा देखने को मिलता है और ये स्वच्छ जल में माइग्रेट करती है। और ये है आपका पेट्रोमाइजोन या फिर लैम्प्रे। ये है आपका एनसीईआरटी का डायग्राम। ठीक है। एनसीईआरटी में ये फिगर दिया हुआ है, पेट्रोमाइजोन या फिर लैम्प्रे। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, कई बार ये पूछ रहे हैं आपसे कि कौन सी ऐसा प्राणी है जो समुद्र से स्वच्छ जल में माइग्रेट करता है जनन के लिए। ठीक है। और आपको वो ऑप्शंस दे, मेंढक, ठीक है, केंचुआ, पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन नहीं, वो दे आपको हैगफिश और स्कॉलियोडॉन। ठीक है। ठीक है। तो इसका आंसर तब आप क्या दोगे, क्योंकि ये साइक्लोस्टोमेटा को ध्यान में रख के पूछा गया क्वेश्चन है, तब आपको इसका आंसर हैगफिश देना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोमाइजोन इसमें ऑप्शन में नहीं है। ठीक है। तब आपको इसका आंसर क्या देना पड़ेगा बेटा, हैगफिश। दो हमको पता है कि ऐसा नहीं होता, पर क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो आप इसको साइक्लोस्टोमेटा का सदस्य मानकर ये क्वेश्चन में आप आंसर क्या करोगे, हैगफिश। ठीक है। जिसमें समुद्र से स्वच्छ जल में वो जनन के लिए जाते हैं। ठीक है। पर अगर क्वेश्चन ऐसा आए जिसमें एक ऑप्शन आपके पास हैगफिश है और दूसरा ऑप्शन में आपके पास पेट्रोमाइजोन है, तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे बेटा, तब आप किसको आंसर करोगे, पेट्रोमाइजोन को आंसर करोगे। ठीक है। क्योंकि पेट्रोमाइजोन ही एक्चुअली माइग्रेट करती है, हैगफिश नहीं करती है, पर बिकॉज वहां पे कोई ऐसा ऑप्शन था नहीं, इसलिए अपन ने हैगफिश को चूज कर लिया था। पर अगर दोनों हो तो आप पेट्रोमाइजोन इसका आंसर दोगे, जो समुद्र से स्वच्छ जल में जाते हैं जनन के लिए। समझ में आया बेटा? यस, ग्रेट। तो ये है आपका साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स
जो हमें बाकी की क्लासेस पढ़ने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब हमारी क्लासेस बची है पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स। इनको पढ़ने से पहले अपन कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे सब टॉपिक्स पढ़ लेते हैं जिनसे हम उनके बारे में जो जनरल लक्षण है वो इजीली बता पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहली चीज जो है वो है ताप नियमन के आधार पर, है ना, कैसे उनका टेम्परेचर मेंटेन होता है, कैसे हमने इनको भाई 5 मेन क्लासेस अभी हमारी बची है, उनमें कैसे हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है। आप ये समझ रहे हैं ये उनके वर्गीकरण के आधार है, ठीक है, बेसिस है। आप इनको याद कर लोगे तो जैसे अपन ने अभी नहीं किया था सामान्य लक्षण, हम बिल्कुल उसी के बेसिस पे बोलते जाएंगे। ठीक है, हमें अलग अलग हर एक के बारे में याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो फर्स्ट इज ताप नियमन के आधार पर दो तरीके के प्राणी हैं। ठीक है, एक तो होते हैं समतापी, जिनको अपन क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड, या आप इनको बोल सकते हो होमियोथर्मल। ठीक है, और एक हो सकते हैं असमतापी, जिनको हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड या फिर कोई किलो थर्मल। ठीक है, समतापी कौन होते हैं, जिनका टेम्परेचर मेंटेन्ड रहता है, गर्मी हो सर्दी हो कैसा भी एनवायरनमेंट हो उनका टेम्परेचर उतना ही रहेगा। जैसे हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, चाहे 0 डिग्री सेंटीग्रेड सर्दी वाली जगह पे आप चले जाओ, चाहे 50 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी वाली जगह पे आप चले जाओ, पर आपकी बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं करेगा, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन्ड रहेगा। ठीक है, यस, तो ये होते हैं समतापी, जिनका इनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और इनमें कौन कौन आते हैं, कौन है समतापी, यस, समतापी होते हैं बर्ड्स और मैमल्स, हम हैं वार्म ब्लडेड। ठीक है, असमतापी मतलब इन लोगों का जो टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर बहुत गर्मी है या बहुत ठंडी है तो अकॉर्डिंगली इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं असमतापी, जिसमें आपके आएंगे पाइसेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। ये हैं असमतापी या फिर कोल्ड ब्लडेड, और इसीलिए ये लोग क्या शो करते हैं, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का नाम सुना है आपने, एस्टाइवेशन। ठीक है, हाइबरनेशन मतलब शीत निष्क्रियता, ठंड पड़ने पर जैसे भालू करता है ना, ज्यादा ठंड पड़ने पर जाके हाइबरनेट कर जाते हैं, सो जाते हैं, यस, लंबी नींद, शीत निष्क्रियता। एस्टाइवेशन को हम बोलते हैं ग्रीष्म निष्क्रियता। ठीक है, तो असमतापी जो होते हैं वो हाइबरनेशन एस्टाइवेशन शो करते हैं, बिकॉज इनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, वो मेंटेन्ड नहीं रहता। ठीक है, तो पाइसेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स आते हैं आपके असमतापी में, कोल्ड ब्लडेड में, पोइकिलोथर्मल में। ठीक है, एक ही बात है। ओके, तो ताप नियमन के आधार पे दो तरीके के प्राणी, समतापी, असमतापी। ठीक है, सेकंड बेसिस क्या है, सेकंड है हमारा अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां। ठीक है, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां, जिसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे EEM, दैट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। आपने पढ़ा होगा जब भ्रूण का डेवलपमेंट होता है ना, उसमें एक्स्ट्रा एम्नियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां होती है, जैसे कि कौन कौन सी, एमनियन, कोरियन, ठीक है, एलेंटॉइस, याद है आप लोगों को,
योक सैक, है ना, ये सब पार्ट है एक एम्ब्रियो के, ठीक है। तो अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या नहीं है, इसके बेसिस पे हम प्राणियों को दो में डिवाइड करेंगे। अगर ये प्रेजेंट हैं, ठीक है, अगर ये प्रेजेंट हैं, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां प्रेजेंट हैं, तो आप इनको बोलोगे एमनियोट्स, ठीक है। और अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो अपन इनको बोलेंगे एन एमनियोट्स, ठीक है। प्रेजेंट है तो एमनियोट्स, नहीं है तो एन एमनियोट्स। तो एमनियोट्स में हमारे कौन कौन आते हैं? एमनियोट्स में आते हैं रेप्टाइल्स, ठीक है, बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है। वेरएस एन एमनियोट्स में आपके आएंगे पाइसेस और एम्फिबियंस, ठीक है। तो अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या नहीं है, उसके बेसिस पे हमने डिवाइड किया है। प्रेजेंट है तो एमनियोट्स, नहीं है तो एन एमनियोट्स। एमनियोट्स हो गए रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, मेनली जो टेरेस्ट्रियल है, जो लैंड पे हैं वो। एन एमनियोट्स है पाइसेस और एम्फिबियंस, ठीक है। एक और चीज हम इससे याद रख सकते हैं कि एमनियोट्स जो होते हैं उनमें 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, जिसको अपन बोलते हैं कपाल तंत्रिका, यस, क्रेनियल नर्व्स होंगी। वेरेस जो एन एमनियोट्स होते हैं उनमें 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ठीक है, समझ में आया। तो एमनियोट्स यानी रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इनमें आपको 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स मिलेंगी। वेरएस एन एमनियोट्स दैट इज पाइसेस और एम्फिबियंस, इनमें 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स मिलेंगी, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट थर्ड जो चीज हम पढ़ने वाले हैं वो है बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल है या नहीं, और है तो किस चीज का है, ठीक है। तो बाह्य कंकाल जो है, पाइसेस से अगर हम शुरू करें, फिशेस से, तो उनमें बाह्य कंकाल किसका होता है? स्केल्स का बना होता है, जो कैसे होते हैं ओरिजिन में? मीजोडर्मल, ठीक है, ये मीजोडर्म से बनते हैं इनके स्केल्स, ठीक है। एम्फिबियंस पे आए तो एम्फिबियंस में बाह्य कंकाल होता है क्या बेटा? एम्फिबियंस में बाह्य कंकाल नहीं होता है, इनकी स्किन होती है स्मूथ, यस, म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं उसके अंदर, अपनी स्किन से ये रिस्पायर कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं, ठीक है, तो इनमें स्केल्स नहीं होते। उसके बाद आते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में भी स्केल्स मिलेंगे आपको, पर वो एक्टोडर्मल होते हैं ओरिजिन में, ठीक है। फिर एव्स, एव्स में आपको मिलेंगे फेदर्स, ठीक है। और फिर आते हैं मैमल्स। हमारे अंदर क्या है बाह्य कंकाल? हेयर, ठीक है, नेल्स, हॉर्न, ठीक है, ये सब क्या है? बाह्य कंकाल है, ठीक है। तो पाइसेस में स्केल्स होंगे जो कि मीजोडर्मल होंगे, शल्क, है ना। एम्फिबियंस में नहीं होता बाह्य कंकाल। रेप्टाइल्स में भी स्केल्स होंगे पर वो एक्टोडर्मल होंगे ओरिजिन में। एव्स जो है उनमें फेदर्स होंगे, बर्ड्स में आपको फेदर्स मिलेंगी, और मैमल्स में हेयर हो गए, नेल्स हो गए, किसी किसी मैमल में हॉर्न्स होते हैं, तो ये सब क्या है? बाह्य कंकाल है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है? ये सब अगर आप याद रखोगे ना तो आप आराम से इनके कैरेक्टर्स लिख पाओगे, कि अगर एग्जाम में आता भी है तो आप आराम से इसको लिख पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज है जो करोटी है, जो आपकी स्कल है, उसमें कॉन्डाइल्स की क्या संख्या है? ठीक है, करोटी दैट इज आपकी जो स्कल है उसमें कॉन्डाइल्स की संख्या। देखिए मान लीजिए ये स्कल है, ठीक है, इसके पीछे आपको पता है एक होल, छेद होता है, ठीक है, जिसको अपन फोरामेन मैग्नम बोलते हैं, जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है, ठीक है। सबसे पीछे आपकी ये जो बोन है वो है ऑक्सीपिटल बोन, जिसपे 2 कॉन्डाइल्स होते हैं हमारे अंदर, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीपिटल बोन में 2 कॉन्डाइल्स अगर है तो उसको अपन बोलते हैं डाइकोंडाइलिक,
ऐसे प्राणियों को हम क्या बोलेंगे? डाइकोन्डाइलिक। ठीक है, डाई मतलब टू, तो यानी 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स हैं। ठीक है, और अगर एक ही कॉन्डाइल है ऑक्सीपिटल बोन में तो वो हो जाएंगे मोनोकॉन्डाइलिक। ठीक है, तो डाइकोन्डाइलिक का आपके एग्जाम्पल्स कौन है? मैमल्स हमारे अंदर और एम्फीबियंस। ठीक है, मोनोकॉन्डाइलिक के आपके एग्जाम्पल है पाइसिस, रेप्टाइल्स और एव्स। ठीक है, समझ में आया आपको? तो मैमल्स और एम्फीबियंस हैं डाइकोन्डाइलिक। ठीक है, 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। पाइसिस, रेप्टाइल्स, एव्स मोनोकॉन्डाइलिक, 1 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। ठीक है, नेक्स्ट 5th। अब हम आते हैं हार्ट पे। ठीक है, हार्ट में कितने चैम्बर्स हैं? ओके, तो हार्ट के चैम्बर्स की बात करें तो पाइसिस में कितने चैम्बर्स होते हैं बेटा? 2, है ना? 2 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में। ठीक है, एक ऑरिकल, एक वेंट्रिकल। ठीक है, एक एट्रियम, एक वेंट्रिकल। ठीक है, फिर हम आते हैं एम्फीबियंस पे। एम्फीबियंस में होते हैं 3। ठीक है, 2 एट्रियम, 1 वेंट्रिकल। रेप्टाइल्स में भी 3, 2 एट्रियम, 1 वेंट्रिकल। ठीक है, बर्ड्स में एंड मैमल्स में 4। ठीक है, 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल। ठीक है, तो पाइसिस में 1 एट्रियम, 1 वेंट्रिकल। ठीक है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 2 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल, 3 चैम्बर्स है। ठीक है, वेयर बर्ड्स और मैमल्स में 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है, यस। पर क्या आप मुझे एक रेप्टाइल का एग्जाम्पल दे सकते हो जो 4 चैम्बर्ड है, जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है? क्रोकोडाइल। ठीक है, तो रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, जिसमें 4 चैम्बर्स हैं हार्ट के अंदर। ठीक है, ग्रेट। फिर हार्ट के बाद अब अपन आते हैं इनके सर्कुलेशन पे। ठीक है, सर्कुलेशन कैसा है, सिंगल है या डबल है? तो फिशेस में, दैट इज स्पाइसेस में, जैसे अपन ने देखा 2 चैम्बर्ड हार्ट है और इनका सर्कुलेशन होता है सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, क्योंकि इनमें जो ब्लड है वो एक ही बार पास होता है हार्ट से, और वो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनके हार्ट से पास होता है, और इस तरीके के हार्ट को अपन बोलते हैं वीनस हार्ट। ठीक है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिर्फ पास हो रहा है इसमें से, सो सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जो होते हैं, इनमें आपको क्या मिलेगा? इनमें आपको मिलेगा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि इनमें एक ही वेंट्रिकल है, मिक्सिंग हो जाती है ब्लड की, है ना? ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है, तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। वेरेज जो आपके एव्स हैं और मैमल्स हैं, उनमें आपको कंप्लीट डबल सर्कुलेशन मिलेगा कि ये 4 चैम्बर्ड है। ऑक्सीजनेटेड अलग, डीऑक्सीजनेटेड अलग, ब्लड 2 बार पास होता है हार्ट में से। ठीक है, एक बार सप्लाई करने के लिए बॉडी को, दैट इज डबल सर्कुलेशन। तो पाइसेस में सिंगल सर्कुलेशन, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, एव्स मैमल्स में डबल सर्कुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं श्वसन। श्वसन के लिए इनमें क्या क्या है? ठीक है, तो पाइसेस में क्या होगा बेटा? रेस्पिरेशन के लिए पाइसेस में क्या होता है? यस, पाइसेस में रेस्पिरेशन के लिए होंगे गिल्स। ठीक है, एम्फीबियंस में क्या होगा बताइए? एम्फीबियंस में क्या होगा? एम्फीबियंस जो है वो स्किन से भी ब्रीथ कर सकते हैं, वो गिल्स होते हैं उनमें टेडपोल स्टेज में, और लंग्स होते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं। तो स्किन, गिल्स, लंग्स, तीनों से ये रिस्पायर कर सकते हैं।
फिर हम आते हैं रेप्टाइल्स में, एव्स पे और मैमल्स में, जिनमें सब में क्या होता है बेटा, श्वसन के लिए लंग्स। ठीक है, तो पाइसिस में हो गए गिल्स, एम्फीबियंस में स्किन, गिल्स, लंग्स से रिस्पायर कर सकते हैं, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स में हो गए लंग्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें एक्सक्रीशन की, उत्सर्जन के लिए इनमें क्या है। तो उत्सर्जन के लिए इनमें किडनी होती है। अब डिपेंड करता है किडनी कैसी है, मीजोनेफ्रिक है या मेटानेफ्रिक है। अब मैंने आपको बताया था, मैं बाद में बताऊंगी, तो मैं अभी आपको बताती हूँ। किडनी जो है वो 3 तरीके की हो सकती है। ठीक है, एक है प्रोनेफ्रिक, ठीक है, एक है मीजोनेफ्रिक और एक होती है मेटानेफ्रिक। प्रोनेफ्रिक किडनी मतलब इसमें ग्लोमेरुलस, सॉरी, बोमेन्स कैप्सूल प्लस लूप ऑफ हेनले एब्सेंट होता है। ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल प्लस लूप ऑफ हेनले इनमें एब्सेंट है प्रोनेफ्रिक किडनी में। ये आपको मिलता है टेडपोल लार्वा में। ठीक है, फिर मीजोनेफ्रिक किडनी, आपको इसमें क्या होता है, इसमें अब बोमेन्स कैप्सूल तो प्रेजेंट है पर लूप ऑफ हेनले एब्सेंट है। ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल तो है इसके अंदर पर लूप ऑफ हेनले एब्सेंट है। ये आपको किसके अंदर मिलेगी बेटा, ये आपको मिलेगी पाइसिस में और एम्फीबियंस में। ठीक है, मेटानेफ्रिक किडनी में सब कुछ होता है। ठीक है, लूप ऑफ हेनले भी है। ठीक है, और ये आपको मिलती है किसमें, रेप्टाइल्स में, एव्स में और मैमल्स में। ठीक है, तो प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक, तो बेसिकली अपने को मीजोनेफ्रिक या मेटानेफ्रिक मिलेगी इन 5 क्लासेस में। ठीक है, प्रोनेफ्रिक तो टेडपोल में मिलती है, बोमेन्स कैप्सूल, लूप ऑफ हेनले में एब्सेंट होता है। ठीक है, या साइक्लोस्टोमेटा में भी आपको प्रोनेफ्रिक या मीजोनेफ्रिक किडनी मिलती है। मीजोनेफ्रिक जो है इसमें लूप ऑफ हेनले एब्सेंट होता है, ग्लोमेरुलस सॉरी बोमेन्स कैप्सूल प्रेजेंट है पर लूप ऑफ हेनले एब्सेंट है। ठीक है, इसमें पाइसिस और एम्फीबियंस आ गए। मेटानेफ्रिक किडनी में सब प्रेजेंट होता है ना, बोमेन्स कैप्सूल भी है, लूप ऑफ हेनले भी है, सब कुछ है। रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स में मेटानेफ्रिक किडनी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट लास्टली जो है वो है फर्टिलाइजेशन कैसा है, निषेचन कैसा है। ठीक है, निषेचन कैसा है मतलब इंटरनल है, आंतरिक है, ठीक है, या फिर बाह्य है, एक्सटर्नल है। ठीक है, निषेचन जो हो रहा है, फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है वो बॉडी के अंदर हो रहा है फीमेल की या फिर बाहर हो रहा है। ठीक है, अगर इंटरनल है, अंदर है, तो ये किस किस में मिलेगा, ये आपको मिलेगा रेप्टाइल्स में, एव्स में और मैमल्स में। ठीक है, और एक्सटर्नल है, बाह्य है, पानी के अंदर होता है, तो ये आपको मिलता है पाइसिस में और एम्फीबियंस में। ठीक है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमें पाइसिस और एम्फीबियंस में मिलता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन रेप्टाइल, सेव्स और मैमल्स में मिलता है। तो ये जो 9 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इनको अगर आप याद रखोगे तो किसी भी क्लास के बारे में जो कुछ मेन लक्षण है वो आप इजीली बता पाओगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपन शुरू करते हैं पाइसिस से। ठीक है, तो पाइसिस में सबसे पहले अपन ने देखा ताप नियमन के आधार पर, तो पाइसिस कैसा है, असमतापी है। ठीक है, तो फर्स्ट लक्षण अपने को याद हो गया, असमतापी है, कोई किलोथर्मल है, कोल्ड ब्लडेड है। सेकंड, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां है या नहीं, एनेमनियोट है। ठीक है, नहीं होती अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां इनके अंदर, तो ये एनेमनियोट है पाइसिस। ठीक है, तीसरा, बाह्य कंकाल स्केल्स का बना हुआ है जो मीजोडर्मल होते हैं। चौथा, करोटी में कॉन्डाइल, तो ये मोनोकॉन्डाइलिक हैं। ठीक है, फिफ्थ, हार्ट कैसा है, 2 चैम्बर्ड हार्ट है।
सर्कुलेशन कैसा है, सिंगल सर्कुलेशन है, ठीक है। श्वसन किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है। एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, किडनी, जो कि मीजोनेफ्रिक किडनी है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल। तो ठीक है, पाइसेस के बारे में हमने इतने सारे कैरेक्टर्स फटाफट से बता दिए। अगर हमें ये 9 पॉइंट्स याद होंगे तो हम किसी भी क्लास के बारे में जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है वो फटाफट बता पाएंगे, ठीक है। आगे अब हम जब पढ़ेंगे तो हम क्लासेस की जो इंपॉर्टेंट अलग से यूनिक फीचर्स है वो पढ़ेंगे। ये सारे कैरेक्टर्स तो हम पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो जैसे अपन ने अभी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किया हुआ था तो अपन ने नॉन कॉर्ड्स में फटाफट अपन बता देते थे ना उनके लक्षण कुछ, फिर यूनिक फीचर्स अपन अलग से करते थे। ऐसे ही इसके अंदर जो मेन सामान्य लक्षण जो अभी अपन ने पढ़ लिए वो तो अपन इजीली बता देंगे, फिर कुछ अगर यूनिक होगा तो अपन उसको याद कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ये 9 चीज़ें बताई है बेटा, तो इसको आप याद कर लो, ठीक है। याद कर लोगे तो आपको लिखने में आसानी होगी। जैसे मान लीजिए अब अपन रेप्टाइल्स उठा लेते हैं, ठीक है। तो रेप्टाइल्स कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है। और अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां है या नहीं है, ये एमनियोट्स है, ठीक है। फिर बाह्य कंकाल रेप्टाइल्स में स्केल्स हैं जो कि एक्टोडर्मल होते हैं। करोटी में कॉन्डाइल्स कितने हैं, मोनोकॉन्डाइलिक है, ठीक है। हार्ट कैसा है रेप्टाइल्स में, 3 चैम्बर्ड हार्ट है। सर्कुलेशन इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, ठीक है। श्वसन के लिए रेप्टाइल्स में होते हैं लंग्स, ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए होती है मेटानेफ्रिक किडनी, यस। और निषेचन होता है इंटरनल, यस। तो इस तरीके से आपको याद करने में आसानी रहेगी। सो प्लीज लर्न इट। कल से हम शुरू करेंगे जो हमारी क्लास है पाइसिस, ठीक है। तो उस वक्त आपको ये याद होगा तो बहुत अच्छा रहेगा बेटा, यस, ग्रेट। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े में दोनों ही प्राणी जबड़ा विहीन मछलियां हैं। जबड़ा विहीन मछलियां मतलब साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। तो कौन है इनमें साइक्लोस्टोमेटा, गप्पी और हैगफिश, लैम्प्रे तथा ईल, मैक्रल तथा रोहू, लैम्प्रे तथा हैगफिश, ठीक है। अपन ने देखा था ना, पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे, हैगफिश, मिक्सीन, ये इनके एग्जाम्पल होते हैं जबड़ा विहीन मछलियों के। तो डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, जबड़ा विहीन मछली जो अपने अंडे अलवणीय जल में देती है, फ्रेश वाटर में, ठीक है, और जिसके एमोसीट लार्वा कायांतरण के बाद वापस समुद्र में चले जाते हैं, वह कौन सी है। तो इनमें कौन सी होगी, मिक्सीन, पेट्रोमाइजोन, नियोमिक्सीन या एप्टेट्रिटस, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ना, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें मिक्सीन भी दे रखा है आपको, पेट्रोमाइजोन भी दे रखा है, दोनों ही साइक्लोस्टोमेटा के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। पर कौन सा जाता है, किस कौन माइग्रेशन शो करता है, पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे, ठीक है, ये शो करता है माइग्रेशन, ये बी ये सी, ओके। पेट्रोमाइजोन माइग्रेशन शो करता है, मिक्सीन नहीं करता है। मैंने आपको बताया ना, कंप्लीटली समुद्र में रहता है ये, ठीक है। तो पेट्रोमाइजोन आपका आंसर होगा बी। मिक्सीन, नियोमिक्सीन, एप्टेट्रिटस, ये सब हैगफिश है, अलग अलग वेराइटी की, ठीक है। पर आपका आंसर इसमें होगा बी, दैट इज पेट्रोमाइजोन। नेक्स्ट, कॉलम 1 में दिए गए जंतुओं को कॉलम 2 में दी गई उनकी विशेषताओं और कॉलम 3 में दिए गए उनके फाइलम क्लास से सही मिलान कीजिए। पेट्रोमाइजोन बाह्य परजीवी है, साइक्लोस्टोमेटा, बिल्कुल सही बात है। इक्थियोफिश स्थलीय है, रेप्टिलिया है, नहीं। इक्थियोफिश जो होता है वो एक एम्फीबियन है, ठीक है, इसलिए ये गलत है। लिम्युलस शरीर पर काइटिनी ब्राह्मण कंकाल, ठीक है, लिम्युलस आर्थ्रोपोडा है, पर ये पाइसेस में नहीं है, ये आर्थ्रोपोडा है, लिम्युलस, किंग क्रैब, ठीक है। उसके बाद एडेम्सिया, एडेम्सिया, ठीक है, अरीय सम्मिति बिल्कुल सही है, पर ये सिलेंटरेट है, पॉरीफेरा नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, ए। पेट्रोमाइजोन जो है वो बाह्य परजीवी है और ये साइक्लोस्टोमेटा को बिलोंग करता है, ठीक है। तो ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित जंतुओं में से किस समूह का वर्गीकरण सही है। उड़न मछली, कटल फिश, सिल्वर फिश, ये सब पाइसेस हैं। देखिए फ्लाइंग फिश तो ठीक है, पर कटल फिश अपन ने देखा था, किसको बोलते हैं अपन कटल फिश, याद करो, कटल फिश किसको बोलते थे बेटा, सीपिया को बोलते हैं। और सीपिया जो है वो एक क्या है, मॉलस्क है, ठीक है, ये मॉलस्का में आता है। और सिल्वर फिश जो है वो इंसेक्ट है, आर्थ्रोपोडा, इसलिए ये गलत है, ये सब पाइसेस में नहीं आते।
सेंटीपीड, मिलीपीड, मकड़ी, बिच्छू, ये कीट हैं, इंसेक्टा में आते हैं। इंसेक्ट, बिच्छू इंसेक्ट थोड़ी है, बिच्छू इंसेक्ट में नहीं आता, बिच्छू में 8 लेग्स हैं, इंसेक्ट्स में 6 लेग्स होते हैं, ठीक है। तो ये रॉन्ग, बकरी भी इसमें नहीं आएगा, सेंटीपीड मिलीपीड भी नहीं आएगा। घरेलू मक्खी, तितली, सीसी मक्खी, सिल्वर फिश, ये सब कीट में है, ये बिल्कुल सही है। जो हाउस फ्लाई है, बटरफ्लाई है, सेट्सी मक्खी है, ठीक है, और सिल्वर फिश, ये सब इंसेक्ट्स हैं, कीट हैं, ठीक है। शूल चीटी कोर, दैट इज स्पाइनी एंटीटर, स्पाइनी एंटीटर जो है वो मैमल है ना, प्लेटिपस, स्पाइनी एंटीटर्स, ये सब मैमल्स हैं। समुद्री अर्चन, समुद्री कुकुम्बर, ये दोनों जरूर आपके इकाइनोडर्मेटा है, पर ये नहीं है, स्पाइनी एंटीटर आपका इकाइनोडर्मेटा नहीं है, ठीक है। ये इकाइनस है समुद्री अर्चन, ये होलोथूरिया या कुकुमेरिया है समुद्री कुकुम्बर, ये दोनों इकाइनोडर्मेटा है, पर ये नहीं है। इस वजह से आपका आंसर क्या होगा बेटा, सी, ठीक है। घरेलू मक्खी, तितली, सीसी मक्खी, सिल्वरफिश, ये सब कीट हैं, इंसेक्टा क्लास को बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है जो मैंने पिछले सेशंस में आपसे पूछा था। कुछ लिवरवर्टों में बीजाणु प्रकीर्णन में सहायक होती है। कुछ लिवरवर्ट्स में अपन ने देखा था कि कैप्सूल में इनके एक संरचना होती है जो प्रकीर्णन में हेल्प करती है, स्पोर्स के प्रकीर्णन में हेल्प करती है, और वो संरचना होती है इलेटर, ठीक है। याद रखिए, लिवरवर्ट्स के कैप्सूल में कौन सी संरचना है जो प्रकीर्णन में हेल्प कर रही है, इलेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क है बेटा, तो ज़रूर इस होमवर्क को कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा कथन नोटोकॉर्ड की उपस्थिति के बारे में पूर्ण गलत है जबकि अन्य 3 सही हैं। यह एम्फिऑक्सस में जीवन भर उपस्थित होता है, ठीक है। एम्फिऑक्सस याद है किसका था एग्जाम्पल, यस, सोचिए। यह एसिडियन में केवल लार्वा पूंछ में ही उपस्थित होता है। वयस्क मेंढक में कशेरुक दंड द्वारा हटा दी जाती है। मानव में प्रारंभ से ही जीवन भर अनुपस्थित होती है, ठीक है। आपको नोटोकॉर्ड के बारे में ये बताना है कि कौन सा कथन गलत है, ठीक है। गॉट इट, जरूर सोचिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, ओके। तो चलिए, जाने से पहले फटाफट से अपन हेमिकॉर्डेटा सेफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। रैपिड फायर अगेन। तो फर्स्ट इज प्रोबोसिस ग्लैंड आपको किस में देखने को मिलता है, प्रोबोसिस ग्लैंड उत्सर्जन के लिए याद है प्रोबोसिस होता है, ठीक है। प्रोबोसिस ग्लैंड होता है, किस में देखने को मिलता है, ठीक है। बेलेनोग्लॉसिस जो है वो किसका एग्जाम्पल है, कौन से फाइलम का एग्जाम्पल है, बेलेनोग्लॉसिस, ठीक है। फिर कॉर्डेटा के कौन से आधारभूत कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपन ने देखा 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन से 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कॉर्डेटा के, आपको ये बताना है, ठीक है। फोर्थ इज यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल बताइए, यूरोकॉर्डेटा का कोई भी एक एग्जाम्पल आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा का कोई भी एक एग्जाम्पल आपको मुझे बताना है, ठीक है। फिर नोटोकॉर्ड जो है वो जीवन पर्यंत किस में मिलती है, नोटोकॉर्ड जीवन पर्यंत आपको किस में मिलेगी एज नोटोकॉर्ड, ठीक है। फिर यूरोकॉर्डेटा जो होता है उसमें किस तरह का मेटामॉर्फोसिस आपको देखने को मिलता है, किस तरीके का मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण आपको देखने को मिलेगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, आयोडीन एब्जॉर्प्शन के लिए समुद्र के पानी में से आयोडीन एब्जॉर्ब करने के लिए यूरोकॉर्डेटा में कौन सा संरचना होती है, कौन सी संरचना होती है, मैंने आपको बताया है ये, ठीक है। तो बताइए ये। फिर प्रथम पूर्ण कॉर्डेट्स हम किसको बोलते हैं, प्रथम पूर्ण कॉर्डेट्स, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा किसको बोलते हैं, ठीक है। व्हील ऑर्गन आपको किस में देखने को मिलते हैं, व्हील ऑर्गन या मुलर का सीलियरी अंग, ये आपको किस में देखने को मिलेगा। और लास्ट है
सिफेलोकॉर्डेटा का कोई एग्जाम्पल बताइए, सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल बताइए। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए बेटा। यस, प्रोबोसिस ग्लैंड किस में देखने को मिलेगा? बेलेनोग्लॉसिस। ठीक है, ये किस फाइलम का एग्जाम्पल है? कॉर्डेटा के 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल देना है। नोटोकॉर्ड जीवन पर्यंत किस में मिलेगी? यूरोकॉर्डेटा किस तरीके का मेटामॉर्फोसिस शो करता है? आयोडीन एब्जॉर्ब करने के लिए यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है? प्रथम पूर्ण कॉर्डेट्स कौन से हैं? व्हील ऑर्गन आपको किस में देखने को मिलता है? और सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल। यस, जल्दी से आंसर कीजिए। तो प्रोबोसिस ग्लैंड, प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक में बॉडी डिवाइडेड होती है, किसके अंदर होती है बेटा प्रोबोसिस ग्लैंड? ये है हेमिकॉर्डेटा, बेलेनोग्लॉसिस। ठीक है, ये हेमिकॉर्डेटा का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, कॉर्डेटा के 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, नोटोकॉर्ड का होना, ठीक है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड होगी, पृष्ठीय नर्व कॉर्ड होगी जो कि हॉलो होगी, सिंगल होगी, फिर फेरेंजियल गिल स्लिट्स होंगे, क्लैफ्ट्स होंगे और पोस्ट एनल टेल। याद है बेटा, ये 4 कैरेक्टर्स आपको याद रखना है। ठीक है, 3 आपके ये एनसीईआरटी में बता रखे, चौथा पहले बता रखा था तो इसलिए हमने इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, फिर यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल एसिडिया। ठीक है, एसिडिया हो गया, डोलियोलम, साल्पा, हर्डमेनिया, ये सब इसके एग्जाम्पल है। नोटोकॉर्ड जीवन पर्यंत आपको सिफेलोकॉर्डेटा में देगी। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा किस तरीके का मेटामॉर्फोसिस? मैंने आपको बताया था, ये है रेट्रोग्रेसिव प्रतिगामी कायांतरण। ठीक है, आयोडीन एब्जॉर्ब करने के लिए इनमें होती है एंडोस्टाइल। ठीक है, प्रथम पूर्ण कॉर्डेट हैं आपके सिफेलोकॉर्डेट, तो इनमें सारे कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स जीवन पर्यंत हैं। व्हील ऑर्गन आपको देखने को मिलता है सिफेलोकॉर्डेट्स में ही। ठीक है, व्हील ऑर्गन, मूलर का सीलेरी ऑर्गन। और सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल आपका है एम्फियोक्सिस, ब्रैंकियोस्टोमा, सी लैंसलेट। ठीक है, एक ही बात है, तो एम्फियोक्सिस। तो ये हैं आपके आंसर्स। यस, नहीं याद है तो वापस याद कीजिए, याद हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। यस, ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा बेटा। यस, घर जाइए, नोट्स कंप्लीट कीजिए और रिवाइज कीजिए। ओके, वील मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।